आइडिया मिला वहां से कि शायद डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो हेलिक्स फॉर्म में है, तो हम तो ये केमिकल स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया डीएनए का एग्जैक्टली। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ओशन ऑफ बायोलॉजी में। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए। तो डीएनए क्या होता है? इट इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। आज हम पढ़ेंगे डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, ठीक है। बट उससे पहले हम ये देखेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ डीएनए। डबल हेलिक्स मॉडल जो दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने, वो उन्होंने आइडिया लिया था इस एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से। अब वो पहले किसने किया था? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के थ्रू बताया था, दैट इज म्यूरस विल्सन एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन। अगर इन्होंने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के थ्रू जो देखा स्ट्रक्चर, हेलिक्स स्ट्रक्चर देखा और कुछ आइडिया मिला वहां से कि शायद डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो हेलिक्स फॉर्म में है, बट ये कंप्लीट मॉडल नहीं दे पाए थे, कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं बता पाए थे। अगर ये बता ले जाते तो वॉटसन एंड क्रिक की जगह इनका नाम होता। तो इन्होंने क्या बताया? ऑब्टेन वेरी फाइन एक्सरे डिफ्रैक्शन पिक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है। डीएनए का जो पिक्चर है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के थ्रू इन्होंने पहले देखा। It was suggested that structure of DNA was sorted of helix with 3.4 Armstrong periodicity, ठीक है। इन्होंने सिर्फ इतना 3.4 Armstrong periodicity बता दिया, बट कंप्लीट फिर नहीं बता पाए। ये रहा एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का पिक्चर, डीएनए ऐसा दिख रहा था उसमें, ठीक है। तो इससे ये पता चल रहा था कि इट इज अ काइंड ऑफ हेलिक्स, बट कंप्लीट स्ट्रक्चर हमें बताते हैं वॉटसन एंड क्रिक। वॉटसन एंड क्रिक ने जो हमें मॉडल दिया उसमें हमें ये पता चलता है, ये देखो ये है एनसीईआरटी का डायग्राम। कल हमने क्या पढ़ा था? दैट इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड हमने पढ़ा था। ये रहा क्या? पेंटोस शुगर, ये रहा फॉस्फेट, और ये रहा हमारा नाइट्रोजनस बेस। यानी कि ऐसे एक स्ट्रैंड और ये दूसरी स्ट्रैंड, और ये स्ट्रैंड में क्या है? पेंटोस शुगर एंड फॉस्फेट। नाइट्रोजनस बेसिस कहाँ आ रहे हैं? दो स्ट्रैंड के बीच में। मैं बना के दिखाती हूँ एक बार। सो डीएनए बेटा हमारा कैसा होता है? डबल हेलिकल मॉडल है, ठीक है। एक बार ऐसे बना देते हैं डबल हेलिकल मॉडल, और ऐसे बीच में बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ठीक है। कल हमने क्या पढ़ा था? दैट इज न्यूक्लियोटाइड, जिसमें पेंटोस शुगर बनाया था। फिर यहाँ पे हमने बनाया था नाइट्रोजनस बेसिस। कौन सा नाइट्रोजनस बेस ले ले? चलो नाइट्रोजनस बेसिस ही लिख ले। देन ये 5th नंबर का कार्बन, और यहाँ से फॉस्फेट अटैच होगा। फिर दूसरी न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजनस बेस एंड कार्बन, ये रहा फॉस्फेट, ऐसे। यहाँ पे हमारी कौन सी बॉन्डिंग है? कल बॉन्ड्स भी पढ़े थे हमने, दैट इज फॉस्फो डाइईस्टर बॉन्ड, ठीक है। दो ईस्टर बॉन्ड हो रहे हैं, एक ये ईस्टर बॉन्ड फिर एक ये ईस्टर बॉन्ड, इसलिए फॉस्फो डाइईस्टर बॉन्ड। और इधर क्या कहा जाता है? ये वाले बॉन्ड को फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, ठीक है। ये फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड है। ये बॉन्ड कौन सा है हमारा? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। ऐसे ही सामने स्ट्रैंड है दूसरी, और वो जो दूसरी स्ट्रैंड होती है वो कैसी होती है? एंटी पैरेलल होती है। ये हमारा 5th नंबर का कार्बन हो गया, इससे हमारी अटैच होगी फॉस्फेट। जस्ट अ सेकेंड।
यस, ये हमारा कार्बन नंबर 1 है, यहाँ पे हमारा होगा नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, ये रही 5th नंबर की कार्बन जिससे अटैच होगा फॉस्फेट। देन फिर हमारी दूसरी पेंटोज शुगर, ये 5th नंबर का कार्बन, और फिर यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा। नाइट्रोजनस बेस लिख ले, यहाँ पे मान लो ए, यहाँ पे मान लेते हैं जी, एडेनिन एंड गुआनिन। ठीक है, यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं कोई नाइट्रोजनस बेस लिखते हैं, यहाँ पे एडेनिन के साथ थाइमीन होगा और गुआनिन के साथ साइटोसिन होगा। एडेनिन और थाइमीन जो बॉन्ड बनाते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड डबल बॉन्ड बनाएंगे। गुआनिन एंड साइटोसिन के बीच में बॉन्डिंग जो होती है वो ट्रिपल बॉन्डिंग होती है। देखो कार्बन नंबर 1 दिखाई दे रहा है, और मैं जूम कर दूं, ये रहा कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 और ये रहा 5। तो यहां से मान लो क्या ये फ्री है, तो ये 5 प्राइम हो गया इधर पे, और ये कार्बन नंबर 1, 2 और 3, तो ये 3 प्राइम OH। ठीक है, यहाँ पे 5 प्राइम कार्बन का, यहाँ पे 3 प्राइम OH। यहाँ पे बेटा क्या है, यहाँ पे ये 3 प्राइम हो गया, कार्बन नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, देखो जहाँ पे नाइट्रोजनस बेस है, तो 1, 2 और ये 3, तो यानी कि ये 3 प्राइम OH फ्री, और यहाँ पे ये पेंटोज फॉस्फेट लगा हुआ है, सॉरी, तो ये 5 प्राइम कार्बन ये फ्री है। तो प्राइम का मतलब होता है कि ऐसी जगह, ऐसी पोजीशन जहां से किसी चीज को ऐड किया जा सके, यानी कि इस 5 प्राइम से हम दूसरा न्यूक्लियोटाइड ऐड कर सकते हैं, इस 3 प्राइम से हम दूसरा न्यूक्लियोटाइड ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे ही ऐड ऑन करते चले जाएंगे, चाहे धीरे धीरे नीचे नीचे ऐड ऑन करते जाओ, चाहे ऊपर ऐड ऑन करते जाओ, ऐसे ही डीएनए का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। तो ये केमिकल स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया डीएनए का। एग्जैक्टली ये हमको ऐसे मिलेगा, डबल हेलिक्स फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, ये जो डबल हेलिक्स फॉर्म में बेटा, तो इसका जो ये टर्न आ रहा है, एक यहां से लेकर के ऐसे और ऐसे। ठीक है, इस एक टर्न में हमको बेस पेयर मिलेंगे 10 बेस पेयर। ठीक है, और इसकी जो लेंथ होगी इस 1 टर्न की, वो कितनी होगी, 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये जो डायमीटर है, डायमीटर हमको कितना मिलेगा, 2 एंगस्ट्रॉम का। ओके, ये जो बेसेस है इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 0.34 nm। तो ये हो गया हमारा डबल हेलिक्स मॉडल। एनसीईआरटी में डायग्राम देखो कैसे दिया गया है, ये रहा हमारा एनसीईआरटी का डायग्राम। ये देखो यहाँ पे पेंटोज शुगर है और फॉस्फेट है, जिसकी वजह से हम इसको क्या कह सकते हैं, ये बैकबोन हो गया डीएनए का। बीच में यहाँ पे ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यानी कि जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं वो 2 स्ट्रैंड के बीच में इनकॉर्पोरेटेड रहते हैं, और ये दोनों स्ट्रैंड्स को क्या करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है बच्चों, सो अभी हम कुछ फीचर्स पढ़ लेते हैं, सेलेंट फीचर्स ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसका क्या क्या फीचर्स मिलेंगे हमको। डीएनए जो है ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेसेस एंड फॉस्फेट ग्रुप, इन तीनों को मिलाकर के न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं, और इसकी पूरी चेन होती है जो डीएनए का स्ट्रक्चर बनता है। जिससे बैकबोन क्या होगा डीएनए का, शुगर, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। नाइट्रोजनस बेसेस जो होते हैं वो प्रोजेक्टेड रहते हैं इनवर्ड दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में। 2 strands are एंटी पैरेलल,
ठीक है, डायरेक्शन क्या होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम. These strands are joined by hydrogen bonds. A adenine, double hydrogen bond with thymine, guanine, triple hydrogen bond with cytosine. ठीक है, अभी हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर में हेलिकली ट्विस्टेड इन राइट हैंडेड मैनर. ठीक है, डीएनए जो ये ट्विस्ट करता है, जो हेलिक्स का फॉर्मेशन होता है वो किस मैनर में होता है, राइट हैंडेड में. पिच जो होता है कितना होता है 3.4 nm 34 एंगस्ट्रॉम होता है. ठीक है, 1 टर्न हैज, एक टर्न में कितना है 10 बेस पेयर. अभी हमने देखा था, तो 1 टर्न हैज 10 बेस पेयर. एक यहां से लेकर के यहां तक क्या हो गया 1 टर्न हो गया, तो यहाँ पे 10 बेस पेयर मिलेगा. ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्सेक्यूटिव बेस पेयर, 2 बेस पेयर के बीच में हमको डिस्टेंस कितना मिलेगा 3.4 nm और एंगस्ट्रॉम में वैल्यू निकाल सकते हैं. ठीक है, प्लेन ऑफ 1 बेस पेयर स्टैक ओवर अदर, यानी कि एक बेस पेयर जो है वो एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं स्टैक करते हैं. जैसे कि ये रहा, ठीक है, और ये रहा, तो ये और ये जो बेस पेयर्स हैं ऐसे और ऐसे, ये क्या रहेंगे एक दूसरे के ऊपर ही रहेंगे. ऐसा नहीं कि कुछ अलग अलग एंगल में ये फॉर्म हो रहे हैं, ये एक दूसरे के ऊपर स्टैक करेंगे, जिसकी वजह से क्या करते हैं ये वाटर मॉलिक्यूल्स को रिपेल करेंगे और ये अंदर ही इनकॉर्पोरेटेड रहते हैं, जिसकी वजह से डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है स्टेबल बनता है. इसी चीज को क्या कहते हैं बेस स्टैकिंग भी कहते हैं. ठीक है, स्टैक ओवर ईच अदर. तो स्टेबिलिटी जो होती है डीएनए की ये बेस स्टैकिंग के वजह से आती है. सो देयर इज अ क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, इफ अ डीएनए मॉलिक्यूल हैज 200 बेस पेयर, देन कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है हमको, शुगर कितनी है, फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स कितने पाए जा रहे हैं. ठीक है, जितनी शुगर होती है उतने ही फॉस्फेट होते हैं. ठीक है, तो अगर हम शुगर फाइंड आउट कर लेंगे तो उतने ही फॉस्फेट हमको मिल जाएंगे. 200 बेस पेयर बताए गए हैं. जैसे कि मान लो ऐसे हम बना ले स्ट्रैंड डीएनए का, ये हो गया हमारा एक न्यूक्लियोटाइड और ये एक न्यूक्लियोटाइड, यानी कि इसमें हमको एक शुगर और उस एक शुगर से क्या अटैच होगा नाइट्रोजनस बेसेस और फॉस्फेट. ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी नाइट्रोजनस बेसेस एंड फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप. यानी कि 2 बेस पेयर हमने बनाए हैं, 2 बेस पेयर में हमको कितनी शुगर मिल रही है 1 2 3 4 शुगर, यहाँ पे हमको 4 मिल रही है. ठीक है, और क्या फॉस्फेट निकालना है, तो फॉस्फेट 1 2 3 और 4, तो ये हमको कितने फॉस्फेट मिल रहे हैं 4 फॉस्फेट मिल रहे हैं. 4 फॉस्फेट मिले, तो ये 200 बेस पेयर करना है तो 200 कर लेते हैं ना, मान लेते हैं 200 हो गया. ठीक है, इतना मैथ्स कर सकते हो. यानी कि अगर हमको बेस पेयर जितने दिए गए, एक बेस पेयर ये दूसरा बेस पेयर, तो शुगर और फॉस्फेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे उसका डबल कर लेंगे. ठीक है, तो शुगर हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे बेस पेयर नहीं लिखेंगे, शुगर कितनी हो गई हमारी 400, फॉस्फेट ग्रुप कितने मिलेंगे 400. ठीक है, नेक्स्ट हमको क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कितने पाए जा रहे हैं इसमें, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहाँ मिलेंगे बच्चों, नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बीच में. तो एक ये रहा नाइट्रोजनस बेस, सेकेंड ये
थर्ड ये एंड फोर्थ ये, यानी कि जितने हमको शुगर मिल रहे हैं, जितने हमको फॉस्फेट मिल रहे हैं, उतने ही हमको एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मिलेंगे। यानी कि हमको यहाँ पे कितने मिल रहे हैं? 4। तो हम टोटल अगर देख ले 200 बेस पेयर में पूछा गया है तो हमको कितने मिल जाएंगे? 400 एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, इसी तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बस एक कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लीजिए, फिर उसके बाद कैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए आप बड़ी आसानी से कर ले जाएंगे। एक साइंटिस्ट और है बेटा, एक साइंटिस्ट और है, कहा गया शेप, एरविन शारगाफ। इनके कुछ रूल्स हैं। एरविन शारगाफ साइंटिस्ट जो हैं, इन्होंने कुछ रूल्स बताए हैं डीएनए के लिए, और वो भी जो ये रूल बताए हैं वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए बताया हुआ है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए इन्होंने जो रूल्स बताए हैं दैट इज क्या? प्यूरिन, पिरामिडिन्स ये इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होंगे, यानी कि जितने प्यूरिन्स उतने ही पिरामिडिन्स होंगे। प्यूरिन्स में क्या आते हैं? एडेनिन एंड गुआनिन। पिरिमिडीन में हमको क्या मिलेगा? थाइमीन एंड साइटोसिन। ठीक है, तो जितने एडेनिन गुआनिन उतने ही थाइमीन एंड साइटोसिन। प्यूरिन्स फॉर्म्ड इन डीएनए आर क्या होगा? यही जो मैंने अभी बताया, एडेनिन और गुआनिन। पिरिमिडीन में क्या मिलेगा? थाइमीन एंड साइटोसिन। यहाँ पे देखिए ध्यान से, एडेनिन प्लस गुआनिन, थाइमीन प्लस साइटोसिन, जितना प्यूरिन उतना ही पिरिमिडीन, तो इक्वल्स टू ये 1, ये कांस्टेंट फॉर ऑल स्पीशीज। बेस रेशियो अगर चेंज किया जाए, जैसे कि यहाँ पे क्या किया गया? एडेनिन और थाइमीन किया गया, यहाँ पे क्या था? एडेनिन गुआनिन, यानी कि दोनों ही क्या थे? प्यूरिन्स थे, और ये दोनों क्या थे? पिरिमिडीन्स, और ये इक्वल्स टू 1 था, यानी कि कांस्टेंट था। बट यहाँ पे ये क्या है? ये है प्यूरिन, ये है पिरिमिडीन। साइटोसिन क्या हो जाएगा? पिरिमिडीन, गुआनिन इज प्यूरिन। इज स्पेसिफिक फॉर स्पीशीज, यानी कि अगर हम देखें प्रोकैरियोट्स के लिए ये वेरी करता है स्पीशीज टू स्पीशीज। प्रोकैरियोट्स में बेटा जीसी यानी कि गुआनिन और साइटोसिन रिच होता है। जीसी अमाउंट इज रिच। अगर जीसी अमाउंट रिच कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ए प्लस टी, हाँ, सी प्लस जी, यानी कि अगर डिनोमिनेटर ज्यादा हो जाएगा तो ओवरऑल हमको लेस देन 1 मिलेगा। ओके, इफ इन यूकैरियोट्स में अगर हम देखें, यूकैरियोट्स में क्या होता है? यूकैरियोट्स में एटी रिच होता है। ठीक है, एटी रिच है यहाँ पे, यानी कि अगर हम इसको ज्यादा करेंगे, इसका अमाउंट ज्यादा करेंगे, ये क्या है? न्यूमरेटर, तब इससे हमें क्या मिलेगा? ग्रेटर देन 1, ये हमको ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो ये वेरी करता है स्पीशीज टू स्पीशीज। तो ये जो हमने लास्ट में पढ़े ये क्या थे? एरविन शारगाफ के रूल्स थे। इन्होंने हमें ये बताया कि, और इनका ये जो रूल्स थे ये डबल हेलिकल डीएनए के लिए ही था, जिसमें 2 स्ट्रैंड्स मिलेंगे डीएनए में। इन्होंने ये बताया जितने प्यूरिन उतने ही पिरिमिडीन, और ये कांस्टेंट रहेगा इक्वल्स टू 1। बट अगर हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में देखें, वहां पे जीसी रिच होता है, यूकैरियोट्स में एटी रिच होता है। ये लेस देन 1 हो जाएगा और ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो ये इनके कुछ रूल्स थे। और एज वी नो, क्या जानते हैं हम ये जानते हैं एडेनिन का डबल हाइड्रोजन बॉन्ड किसके साथ होगा? थाइमीन के साथ। वेरी गुड। गुआनिन का ट्रिपल बॉन्ड विद साइटोसिन। ओके, सो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है?
एडेनिन अगर 28% दिया गया है डीएनए के स्टार्ट में हमें, तो हमको क्या कैलकुलेट करना है, अमाउंट ऑफ साइटोसिन। ठीक है, आइए करते हैं क्वेश्चन। चलो तो बताओ, एडेनिन हमको कितना दिया गया है, 28%। ए एडेनिन जितना उतना ही थाइमिन, 28% एडेनिन, थाइमिन भी 28% मिलेगा हमको। तो ये टोटल परसेंटेज में एडेनिन और थाइमिन कितने पाए जा रहे हैं, 56% में मिल रहा है। बचा हुआ कितना, हम इसको सिंपल मैथमेटिक कैलकुलेशन है, माइनस कर लेंगे। ठीक है, 10 में से 6 क्या, 4, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 4। ठीक है, यानी कि 44% अभी बच रहा है बेसिस के, नाइट्रोजनस बेसिस के। तो 44% हमको अभी क्या निकालना है, गुआनिन और साइटोसिन का। ठीक है, और पूछा किसका गया था, साइटोसिन पूछा गया था। तो जितना गुआनिन उतना साइटोसिन, जितना साइटोसिन उतना ही गुआनिन, और 44% बचा हुआ है। तो इट मींस हम इसको इक्वल इक्वल कर सकते हैं। तो 22% गुआनिन और 22% साइटोसिन। अब इसमें हमसे पूछा गया था किसके बारे में, साइटोसिन के बारे में। सो द आंसर इज 22%। गुआनिन के बारे में पूछा जाएगा, सो द आंसर इज 22%। ठीक है इजी। बस इसी में ही डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्वेश्चंस को फॉर्म किया जाएगा और क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करके अपने कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आज हमने पढ़ा डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती है न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, सो टिल देन बाय बाय एंड सी यू।